हर माता पिता अपने बच्चे को सबसे अच्छा, सबसे सफल बनाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। नींद, पैसा, समय सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो माता पिता को यह यकीन दिलाने में लगे हुए हैं कि बस उनका तरीका अपना लो, उनकी किताब खरीद लो, उनका कोर्स ज्वाइन कर लो तो आपका बच्चा दुनिया में सबसे तेज बच्चा बन जाएगा। बच्चा सुपर ह्यूमन बन जाएगा, वो टॉपर हो जाएगा, जीनियस बन जाएगा, रिकॉर्ड तोड़ देगा, परीक्षा में भूचाल ला देगा और पता नहीं क्या क्या। और अगर आपने हमारा कोर्स नहीं लिया तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। 1960 में एक पुस्तक छपी थी, हाउ टू टीच योर बेबी टू रीड। इस पुस्तक के कवर पेज पर लिखा था, एनी चाइल्ड कैन बी टॉट टू रीड इवन बेबीज एज यंग एज 6 months एंड विल बिकम मोर इंटेलिजेंट एज अ रिजल्ट। अर्थात 6 महीने का बच्चा भी पढ़ना सीख सकता है और इससे वो ज्यादा बुद्धिमान बनेगा। 1980 में 2 पुस्तकें और छपी थी, पहली गिव योर चाइल्ड अ सुपीरियर माइंड और दूसरी डोंट पुश योर प्री स्कूलर। यहां दिलचस्प बात यह है कि ये 2 किताबें दावा कर रही थी कि आपका बच्चा जन्म से ही एक जीनियस बन सकता है अगर आप उनके बताए फॉर्मूले अपनाएं तो। जबकि तीसरी किताब कह रही थी कि छोटे बच्चों को तेजी से सीखने के लिए धकेलना उन्हें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक चोट पहुंचा सकता है। लेकिन आगे क्या हुआ? बच्चों को जीनियस बनाने वाली 2 किताबों ने अरबों रुपए के नए बिजनेस को जन्म दिया, जिससे कुछ लोग तो अमीर बने, लेकिन बच्चे जीनियस बने या नहीं पता। एक ऐसा बिजनेस जो आज भी माता पिता को सपने बेच रहा है कि हम आपके बच्चे को जीनियस बना देंगे। और एक किताब डोंट पुश योर प्री स्कूलर ने दुनिया भर के देशों के एजुकेशन पॉलिसीज में जगह बनाई। उसने शिक्षा व्यवस्था की दिशा बदल दी। यह किताब कहती है कि बच्चे बनाए नहीं जाते बल्कि समझे जाते हैं। और अब सवाल आपसे है कि अगर आपको मौका मिले तो आप इन तीनों में से कौन सी किताब खरीदना पसंद करेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में। आपने कभी तितली को पैदा होते देखा है? तितली एक मोटे खोल में प्यूपा के रूप में रहती है और उस खोल से बाहर निकलते समय उसे एक छोटे से छेद से निकलने में बहुत तकलीफ होती है। कई लोग दया में आकर यानी उस पे दया दिखाकर खोल को फाड़ देते हैं, काट देते हैं, पर उसका नतीजा यह होता है कि लगभग 95% ऐसी तितलियां जिनके खोल को फाड़ दिया गया था 24 से 48 घंटे में मर जाती हैं, क्योंकि वही संघर्ष, उस खोल से निकलने का संघर्ष उनके पंख और शरीर को मजबूत बनाता है। प्रकृति ने उसकी मजबूती उसी कठिनाई में छुपाई है। सार यह है कि तितली को तितली बनाने का अपना एक प्राकृतिक तरीका है, एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में दखल दिया जाए तो तितली बन ही नहीं पाएगी। अब ऐसा ही सवाल हमारे बच्चों से जुड़ा है। बच्चों के सीखने, बढ़ने और क्षमताएं विकसित करने का भी अपना एक नेचुरल प्रोसेस है। हां, यह तितली के बनने की तरह सरल नहीं है बल्कि कहीं अधिक जटिल है, पर इसे भी नेचर ने ही तैयार किया है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या हम बच्चों को और बुद्धिमान, अधिक कुशल या तेजी से सीखने वाला बना सकते हैं? और अगर हां, तो किस हद तक बिना उस नेचुरल प्रोसेस को नुकसान पहुंचाए? 1990 में मारियन हैसन और उनके साथियों ने एक प्रयोग किया। नर्सरी में दाखिले से 1 साल पहले बच्चों के 2 समूह बनाए गए। पहले समूह को एकेडमिक गतिविधियां दी गई जिसमें उन्हें अक्षर और संख्याएं सिखाई गई। दूसरे समूह को नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, जिसमें बच्चों ने खुद अपने लिए एक्टिविटी को चुना। 1 साल बाद दोनों समूहों को कंपेयर किया गया। एकेडमिक समूह अक्षर और संख्याएं बेहतर पहचानता था क्योंकि वही सिखाया गया था, लेकिन दोनों समूहों के जनरल इंटेलिजेंस और सोशल कॉम्पिटेंस में लगभग समानता थी। पर असली फर्क अगले साल दिखा। नर्सरी पूरा होने तक पहला समूह अपनी एकेडमिक सीख लगभग भूल चुका था। इसके साथ ही उसमें स्कूल के प्रति नकारात्मक भावना और एग्जाम को लेकर डर दूसरे समूह से ज्यादा पाया गया। बाद के कई स्टडीज ने भी यही परिणाम दोहराए। इस प्रयोग का निष्कर्ष यह रहा कि बच्चों को उम्र से पहले पढ़ाई की ओर ढकेलना
शुरू में सही लग सकता है, लेकिन लंबे समय में वह उन्हें सीखने से दूर कर देता है और यह साफ दिखाता है कि सीखने की गति को आर्टिफिशियली बढ़ाना ना तो संभव है, ना ही बच्चे के लिए अच्छा। एक और केस लेते हैं। नवजात शिशु की दृष्टि 100% यानी 20/20 नहीं होती। पहले कुछ महीनों तक वो मायोपिक रहता है और दूर की चीजें साफ नहीं देख पाता। आप बताइए ये अच्छा है या बुरा? तो तितली वाला सिद्धांत याद करें। प्रकृति ने ही उसकी आंखों को शुरू में कमजोर रखा है। क्यों? क्योंकि आंखें हमारे दिमाग तक बहुत सारी जानकारी भेजती हैं और शिशु का दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता है। इसलिए कमजोर नजर दिमाग पर पड़ने वाला दबाव कम करती है। लेकिन शिशु 1 फीट तक साफ देख सकता है, 1 से 2 फीट तक साफ देख सकता है। यानी अपनी मां का चेहरा, दूध पीते समय उसकी आंखें, वह साफ पहचान पाता है। उसे जितनी जरूरत है नेचर ने उसे दिया है। अब बताइए यह कमजोरी है या जरूरत? अगर इसे कमी मानेंगे तो शिशु को चश्मा लगवा देना चाहिए, यानी छोटे बेबी को चश्मा लगवा दीजिए। लेकिन अगर इसे जरूरत माने तो आप समझेंगे कि यह प्रकृति की सुरक्षा व्यवस्था है। ठीक यही बात दिमागी क्षमता पर भी लागू होती है। बच्चे मानसिक रूप से बड़ों जैसे नहीं होते क्योंकि प्रकृति ने उन्हें शुरुआत में अपरिपक्व ही बनाया है। यह उनकी कमी नहीं, उनके स्वस्थ और सामान्य विकास की जरूरी शर्त है। समस्या हम बड़ों में है क्योंकि हमने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जहां बच्चों को ज्ञान और कौशल सीखने के लिए लंबे समय तक हम पर निर्भर रहना पड़ता है। हम उन्हें प्राकृतिक रूप से बड़ा होने नहीं देते। हम चाहते हैं कि वो वैसे बड़े हों जैसा हम चाहते हैं, ना कि जैसा प्रकृति ने उनके लिए तय किया है। बड़े बच्चों की बहुत सी आदतों को बुरा मानते हैं। वे बच्चों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। जब बच्चे नहीं मानते तो बड़े बच्चों को डांटते और मारते भी हैं। बच्चों की एक आदत जो बड़ों को परेशान करती है वो है उनके सोचने का तरीका। अक्सर बड़ों को लगता है कि बच्चा गलत सोच रहा है और बच्चे के सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है, पर हो सकता है उसकी सोच के पीछे कोई नेचुरल प्रोसेस हो। प्रोफेसर डेविड ब्योक के अनुसार छोटे बच्चे अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। बच्चे मानते हैं कि वे बहुत समझदार हैं और एक उम्र तक यह स्वीकार ही नहीं करते कि उन्हें नहीं पता या नहीं आता या वो ये काम नहीं कर सकते। बड़े इसे ओवर कॉन्फिडेंस या जिद समझ लेते हैं और बच्चे को समझाते हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें जानकारी नहीं है, बहुत ज्यादा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं पता इत्यादि। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बच्चों की कमी है या बच्चे का नेचुरल बिहेवियर? थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसी आदत की वजह से बच्चे हर काम को करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते फिर भी करते रहते हैं। वे बड़ों की नकल करते हैं। काम आसान हो या मुश्किल वो उसे करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, जबकि बड़े कई बार जल्दी हार मान लेते हैं। बच्चों में नेगेटिव फीडबैक को प्रोसेस करने की क्षमता कम होती है। आप रोकते रहिए, मना करते रहिए, बोलते रहिए उनसे नहीं होगा, वे फिर भी कोशिश करते रहेंगे। उनकी इस आदत को हम जिद या ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, लेकिन यही आदत बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। वो गलतियां करने से नहीं डरते, बार बार कोशिश करते हैं और दूसरों की बातों का असर कम लेते हैं। और सबसे अहम बात, बच्चे पब्लिकली गलत होने से नहीं झिझकते, जबकि बड़े पब्लिकली गलत होने पर तुरंत चुप हो जाते हैं। गलतियां करने से नहीं डरना, हारने या मना करने के बाद भी बार बार कोशिश करते रहना, दूसरों की बातों का असर ना होना और अपने काम में लगे रहना, बड़ों के बार बार कहने के बाद भी कि तुमसे ना होगा उस काम को करने की कोशिश करते रहना, दुनिया हंसी उड़ाती रहे फिर भी अपने लक्ष्य से ना भटकना। हम इन आदतों को जिद, ढीठपन, बालहट कहते हैं और बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो ये आदतें छोड़ दे और बड़ों की तरह बर्ताव करे। लेकिन असल में यही गुण जीवन में सफलता के मूल गुण हैं। मैं इन आदतों को दृढ़ इच्छा शक्ति, जिजीविषा, पैशन, अडिग, अदम्य, समर्पित कहकर बुलाता हूं। आप इन आदतों को अच्छा कहेंगे या बुरा, सोचकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बच्चे कई बार गलत उत्तर देते हैं और बड़े उन्हें ठीक करते हैं, लेकिन बच्चे गलत उत्तर देने के बाद भी दोबारा जवाब देने से नहीं डरते। यही उन्हें सीखने के अनगिनत मौके देता है। अगर वे गलत होने से डर जाएंगे तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि वे क्या जानते हैं और क्या नहीं। वहीं बड़े कई बार गलत होने के डर से चुप रहते हैं।
बड़ों में सीखने की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। बड़े पुराना छोड़कर नया अपनाने से बहुत डरते हैं। वहीं नई तकनीक, नया ज्ञान, नई एक्टिविटी, ये सब बच्चों को एक्साइटिंग लगता है। बच्चे नई चीजों को देखने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़ों के दिमाग में मैलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है, जिससे दिमाग मैच्योरिटी प्राप्त करने लगता है। इसकी वजह से दिमाग थोड़ा कम लचीला होता है, जबकि बच्चों का दिमाग अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ होता है। इसलिए वह नए अनुभवों से उत्साहित होता है और सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु और फ्लेक्सिबल रहता है। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या शुरुआती अनुभव ही बच्चों के विकास को तय कर देते हैं, या बच्चे इतने लचीले होते हैं कि बाद के अनुभव शुरुआती कमी की भरपाई कर सकते हैं? मैं इस सवाल को आसान कर देता हूं। अगर किसी बच्चे को बचपन में सीखने का सही माहौल नहीं मिला, तो क्या इससे उसे नुकसान होगा, या फिर क्या बच्चे का दिमाग इतना फ्लेक्सिबल और कैपेबल होता है कि वह बाद में भी वो सब सीख सकता है जो शुरुआत में छूट गया? और सबसे बड़ा सवाल, सीखने को लेकर यह फ्लेक्सिबिलिटी कितनी उम्र तक रहती है? क्या आप भी अक्सर यह सोचकर परेशान होते हैं कि क्या मेरा बच्चा इस उम्र में वो सब सीख रहा है जो उसे सीख लेना चाहिए? कहीं हम देर तो नहीं कर रहे? अगर वो छोटी उम्र में बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाया, तो क्या वह बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा? इसी डर में माता पिता अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर बच्चों को ढेर सारे कोर्स करवाते हैं। स्कूल के बाद म्यूजिक, स्पोर्ट्स, चेस, कराटे, डांस और बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं, ताकि बाद में पछतावा न रहे कि हमसे कोई कमी रह गई। इसी डर का फायदा उठाते हैं वे लोग जो दावा करते हैं हमारा परफेक्ट कोर्स आपके बच्चे को जीनियस बना देगा। आप हैरान होंगे, लेकिन भारत में बच्चों को जीनियस बनाने वाली यह इंडस्ट्री 50,000 करोड़ से ज्यादा की है, और ग्लोबल यानी दुनिया के स्तर पर इसकी कीमत लगभग 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। माता पिता का डर गलत भी नहीं लगता। आखिर कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मां बाप बस पछताना ही नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता कि भविष्य में उनका बच्चा ये कहे कि काश आपने मुझे पहले ये सिखा दिया होता। लेकिन दूसरी कहावत भी उतनी ही सच है, जब जागो तभी सवेरा, यानी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो असली सवाल यह है कि इन दोनों ही कहावतों में से बच्चों पर कौन सी लागू होती है? इसका जवाब तभी मिलेगा जब हम समझें कि सीखना कब तक संभव है और किस उम्र में कौन सी चीज सीखना नेचुरल और उपयुक्त होता है। पहला सवाल, सीखना कब तक होता रहता है? यह पूरी तरह प्रमाणित है कि सीखना उम्र भर चलता है। जब तक दिमाग स्वस्थ है, सीखना कभी नहीं रुकता। दूसरा सवाल, कौन सी उम्र क्या सीखने के लिए उपयुक्त है? यही बात समझना जरूरी है। सीखने की उम्र को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि एक खास उम्र तक ही सीख सकते हैं, उसके बाद नहीं सीखा जा सकता। यह सही है कि एक खास उम्र सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाद में सीखना या क्षमता विकसित करना असंभव है। जैसे बच्चे भाषा आसानी से सीख लेते हैं क्योंकि शुरुआती उम्र में दिमाग भाषा सीखने पर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बड़े लोग भाषा नहीं सीख सकते। इसी तरह शारीरिक और बौद्धिक विकास है। बचपन इनके लिए सबसे उपयुक्त समय है, पर बाद में भी पर्याप्त विकास पूरी तरह संभव है। डॉक्टर चार्ल्स नेल्सन, जो बच्चों के विकास पर विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सीखने के उपयुक्त समय को दो मुख्य बिंदुओं में समझाते हैं। पहला बिंदु, शुरुआती नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का गहरा असर। अगर बच्चे को शुरुआती दिनों में नकारात्मक माहौल, डर, तनाव या किसी प्रकार का सदमा मिले, तो इसके प्रभाव जीवन भर रह सकते हैं। हिंसा, डर, तनाव, घबराहट, सदमा, इन सबका असर बच्चों पर और बड़ों पर अलग अलग तरह से होता है। उदाहरण के लिए, लगातार तनाव झेलने वाले बच्चों का हिप्पोकैम्पस यानी सीखने और स्मृति का जो केंद्र होता है, वयस्क होने पर छोटा हो सकता है, जिससे उनकी सीखने और याद रखने की क्षमता प्रभावित होती है। दूसरा बिंदु, पॉजिटिव एनवायरनमेंट असल में सिर्फ नॉर्मल एनवायरनमेंट है। अनुसंधान बताते हैं कि बच्चों को सिर्फ एक सामान्य, स्थिर और सपोर्टिव माहौल चाहिए, जहां उनसे बात की जाए, उनके सवाल सुने जाएं, उनकी जिज्ञासा को दबाया ना जाए, उन पर बेवजह गुस्सा ना किया जाए, उन्हें डराया ना जाए, उनके साथ खेला जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए
और सीखने के मौके मिलते रहे। ऐसा माहौल सीखने के उपयुक्त समय को मजबूत बनाता है। नॉर्मल एनवायरनमेंट को आसान भाषा में समझा जाए तो अगर बच्चे के आसपास ऐसे लोग हैं जो उसकी मदद करते हैं, उसे धैर्य से सिखाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, घर में तनाव या हिंसा नहीं है, तो यह उपयुक्त माहौल है जहां बच्चा आसानी से और बेहतरीन तरीके से सीख सकता है। लेकिन जहां माता पिता मौजूद नहीं है, घर में तनाव या डर है, हिंसा है, वहां सीखने की कोई उपयुक्त उम्र काम नहीं करती। नेगेटिव माहौल ही सीखने को रोक देता है। इतने के बाद भी यदि आप सवाल पूछते हैं कि अगर मेरी 6 साल की बेटी अभी शास्त्रीय संगीत ना सीखे तो क्या 18 वर्ष होने पर देर हो जाएगी, तो मेरा जवाब होगा जल्दी सीखने के फायदे हैं। यह पूरी तरह सच है, जल्दी सीखने के फायदे हैं, लेकिन सिर्फ तब जब बच्चा खुद से सीखना चाहे। अगर आप अपने डर या दबाव में उसे सीखने पर मजबूर करेंगे तो वह सिर्फ दिखावा करेगा और उसके मन में संगीत या किसी भी और कौशल के लिए नेगेटिव एटीट्यूड पैदा हो जाएगा, जो लंबे समय में नुकसानदायक है, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। और हां, इसके भी पर्याप्त प्रमाण हैं कि देर से सीखना शुरू करने के बाद भी कई लोगों ने विभिन्न कलाओं और कौशलों में महारत हासिल की है। कंक्लूजन यह है कि बचपन से किशोरावस्था तक सीखना सबसे तेज होता है। किशोरावस्था से वयस्क होने तक सीखी हुई बातों में मैच्योरिटी आती है, लेकिन सीखना पूरी जिंदगी चलता रहता है। किसी भी कौशल, खेल या पढ़ाई की शुरुआत छोटी उम्र में फायदेमंद है, लेकिन सिर्फ तभी जब माहौल सकारात्मक हो और बच्चा खुद सीखना चाहे। माता पिता अगर अपनी इच्छाएं, डर या महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर थोपते हैं तो वो सीखने से ज्यादा उसका नुकसान कर रहे होते हैं। 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे के लिए सीखने की सबसे अच्छी जगह उसका अपना घर है और सबसे अच्छा सिखाने वाले उसके अपने माता पिता। यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो सच में काम का है और लोगों को इस विषय में विस्तार से जानना चाहिए, तो कृपया प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, खासकर उस व्यक्ति के साथ जो अपने बच्चे को हर हालत में जीनियस बनाना चाहता है। साथ ही कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा मानना है कि हमारी सोसाइटी की ज्यादातर समस्याओं का समाधान सही एजुकेशन से ही संभव है। अगर आप भी यही मानते हैं तो आइए एजुकेशन और उससे जुड़े मुद्दों को मिलकर आगे लाएं, इसे एक मूवमेंट बनाएं और इन बातों को समाज के सामने ईमानदारी से रखें। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।